स्टूडेंट्स क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम सेट्स, जिसके बारे में हम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे के काफ़ी चैप्टर्स में आपको मदद मिलेगी। जैसे कि इसके बाद हमारा रिलेशन आएगा, फंक्शंस आएंगे और साथ में प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर आपके आसान हो जाएंगे अगर आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो गया अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। बारी बारी से हम 4 टॉपिकों को सीखेंगे और लास्ट में हम कॉमन मिस्टेक जहाँ स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में भी कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस, यानी कि सेट्स अगर हमने समझा तो उसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे, उसका बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला उपयोग है मेरे बच्चों डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा है उसके ऊपर एनालिसिस करनी है कि कौन सा डेटा हमें कितना इफेक्टिव वे में दिखाना है, तो उसके लिए भी सेट्स की मदद होती है। इसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर भी सेट्स का उपयोग होता है। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए भी हम सेट्स का उपयोग करते हैं। लॉजिक एंड डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट में भी हम सेट्स का यूज करते हैं। साथ के साथ प्रोबेबिलिटी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी सेट्स का काफ़ी अच्छा खासा यूज होता है। साथ के साथ इंजीनियरिंग एंड नेटवर्किंग में भी सेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आगे जाके आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मैंने कुछ चीज़ें इसमें से डाली हुई हैं जिसको हम सेट्स में आगे जाके इसके एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सेट्स होता क्या है, राइट। डेफिनेशन ऑफ सेट स्टार्टिंग होती है डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि अ सेट क्या होता है मेरे बच्चों। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अब एक वर्ड आता है हमारे पास वेल डिफाइंड, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, कौन से ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं। तो हम बेसिक से समझते हैं कि कुछ हम कलेक्शंस करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो बुक्स का कलेक्शन करेंगे, तो बुक्स को कलेक्शन करने के लिए 2 स्टूडेंट से बोला गया कि बुक्स का कलेक्शन करिए। तो एक बच्चे ने बुक्स का कलेक्शन किया, तो कोई फिजिक्स की बुक लेके आएगा, कोई केमिस्ट्री की लाएगा, कोई मैथ्स की लेके आएगा। दूसरा कोई बच्चा जैसे मान लीजिए उसके स्ट्रीम से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए साइंस स्ट्रीम का है तो वह कंप्यूटर की लेके आएगा, या फिर मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम का होगा तो वो इकोनॉमिक्स के लिए आया, राइट। और अकाउंट बिजनेस वगैरह स्टडीज़। तो ये जो डेटा हुआ वो एक तरीके से दोनों तरीके का डेटा जो है वो क्लैश नहीं किया। क्लैश एट द मीनिंग कि दोनों के अकॉर्डिंग जो डेटा आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन डेटा जो निकल के आएगा उसी को हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, वेल डिफाइंड डेटा बोलते हैं। और जब तक वो डेटा वेल डिफाइंड नहीं होगा तब तक वो सेट्स नहीं बोला जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि ऐसे कौन से डेटा हमारे वेल डिफाइंड हैं जिनके अंतर्गत वो सेट्स के अंतर्गत तो रखे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड एक्स एंड वाई एंड जेड। तो ये जो सेट्स होता है वो कैपिटल लेटर्स से, इनमें से ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फाबेट के आप कोई भी कैपिटल लेटर का यूज करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ एग्जांपल्स की बात कर रहे थे तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। 6 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर जितने भी हैं, है ना, अगर हम कलेक्ट करेंगे तो आपको दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 ये नेचुरल नंबर। किसी भी बच्चे को अगर मैं कहूँ कि बच्चे 6 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर कलेक्ट करिए तो सारे बच्चों का डेटा एक जैसा मैच करेगा, और डेटा जब एक जैसा आता है तो उस केस में वो सेट हम उसको बोल सकते हैं, राइट। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर कितने वॉवल्स होते हैं उनका कलेक्शन करेंगे तो वो भी सेट्स बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चों की या किसी भी टीचर के या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऑब्जर्वेशन से निकाला गया डेटा होगा वो हर जगह से सेम आएगा, और सेम डेटा इस केस में आता है तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेट्स कहते हैं, राइट। आगे बात करेंगे हम कलेक्शन ऑफ मंथ इन स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर जे। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन से मंथ है जिनमें आता है जून आता है, जुलाई आता है एंड जनवरी। ये 3 मंथ हैं, हर कोई निकालेगा बेसिक से, तो ये 3 मंथ निकल के आते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेट्स कहते हैं। आगे कुछ डेटा को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो सेट इनमें से कौन सा है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए मैंने डेटा लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक 1 से स्टार्टिंग है नेचुरल नंबर, सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जा रहे हैं 2 3 4 5 मैंने कुछ डेटा लिख दिया। लेकिन अगर कोई नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग से आपको डेटा पूछेगा तो सब एक ही जैसा डेटा निकल के आएगा। अब कोई 5 लिख रहा है 6 लिख रहा है वो डेटा कम ज़्यादा जरूर हो सकता है लेकिन रहेगा एक जैसा, राइट। ऐसे ही गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम, ये नॉट अ सेट, ये सेट की कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि किसी की अकॉर्डिंग कोई गुड होता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई अच्छा होता है, राइट। किसी अकॉर्डिंग विराट कोहली अच्छा है, किसी अकॉर्डिंग धोनी अच्छा है, किसी अकॉर्डिंग हमारा हार्दिक पांड्या अच्छा है, राइट। तो ऐसे जो डेटा होता है वो एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। अगर हम थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स के वे से पूछा जाए कि कौन सा हमारा जो इंडियन क्रिकेट टीम का आपका फेवरेट है तो वो बताएंगे हमारे हिसाब से सचिन अच्छा है,
है ना, वो नहीं, कोई सहभाग अच्छा है तो उस हिसाब से डेटा होगा वो क्लास नहीं करेगा, एक जैसा नहीं होगा, इसलिए जो डेटा होगा वो सेट नहीं बोला जाएगा उस तरीके का, राइट। इसमें कुछ कैटेगरी है जिसमें और रखे गए हैं सेट्स के अंदर। सेट्स में एक सेट ऑड नेचुरल नंबर्स का, इसके अंदर 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी सेट है। ऐसे ही सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे बच्चों, उसके अंदर अगर x = 1 2 आया, 1 3 आया, ये दो ही नंबर हमारे पास इसके जीरोस निकल के आएंगे, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे ही सेट ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब की सब कंट्रीज को जब मेंशन करेंगे सबका डेटा एक जैसा आएगा, ये भी सेट कहलाएगा। ऐसे ही सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेनबो का जो कलर होता है सब जानते हैं 7 कलर्स होते हैं, वो सब एक सिस्टम में लिख दिया जाएगा तो डेटा सबका एक जैसा आएगा। तो ऐसे सारे के सारे डेटा को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जिनमें से जिनको हम सेट नहीं बोल सकते, एक आध एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के अंदर कौन से डिफिकल्ट टॉपिक हैं इस बारे में जानना है तो किसी को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है, किसी को अभी आगे जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डिफिकल्ट लगेगा, या पिछले चैप्टर्स की बात करें किसी को एरिया रिलेटेड टू सर्कल, किसी को ज्योमेट्री टफ लगती है, किसी को अलजेब्रा टफ लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम सेट नहीं बोल सकते। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट अलग अलग टीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटेलिजेंट होती हैं, उसको भी सेट नहीं बोल सकते। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल ईमानदार, कोई ईमानदार किसी की नज़रों में है, किसी की नज़रों में ईमानदार नहीं है, तो उसको भी नहीं बोल सकते। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोल्ड ऑथर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे के पूरे संसार में कितने, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिनोल्ड जिनको हम अच्छे से जानते हैं, ऐसे कितने ऑथर्स हैं पूरे पूरे संसार में, ये भी पता करना हो तो ये भी नहीं पता कर सकते, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगती है कि कब कब किस चीज़ को सेट बोल पाते हैं, उसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि अगर इफ़ यू सी द एडजेक्टिव लाइक गुड, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट एंड रिनोल्ड, इट इज़ नॉट द डिस्क्राइब द सेट, यानी कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स हैं, अगर ये किसी के साथ लगे हुए हैं तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये सेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक। तो यहाँ से हमारा टॉपिक क्लियर होता है कि कौन सा सेट होता है, कब सेट हम उसको नहीं बोलते। इसके बाद मेरे बच्चों बात करते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इसके अंदर हम सेट्स को, है ना, थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कैसे उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसके अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो क्या क्या ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मेरे बच्चों, द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, जैसे कि किसी सेट्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्स बोलते हैं। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ऑल द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेसेस, यानी कि जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम करली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, ब्रेसेस का विशेष ध्यान रखना है, राइट। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि सेट्स रिप्रेजेंट ऑल द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश और अल्फाबेट, ये बात हम पहले भी कर चुकी है कि जो भी सेट होगा वो इन कैपिटल लेटर्स से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। खाली ऐसी बात नहीं है केवल यही किया जाए, इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी कैपिटल लेटर हैं किसी भी कैपिटल लेटर से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, एलिमेंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर, जनरली स्मॉल लेटर जो होते हैं वो सेट्स के अंदर रखे जाते हैं, और क्योंकि कैपिटल लेटर हमने सेट्स का रिप्रेजेंटेशन बाहर से समझ लिया है, क्योंकि सेट जो होता है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसके अंदर एलिमेंट जो लिखे जाएंगे वो बच्चों स्मॉल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ठीक। आगे रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट कंसीडर्ड, यानी कि सेट्स के अंदर लेटर्स, एलिमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हम रिपीटेशन नहीं करते। साथ के साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ऑर्डर की इसमें कोई जरूरत नहीं होती कि ऑर्डर के फॉर्म में लिखा हो तभी वो सेट हो जाए, कि अगर नंबर 1 2 3 4 5 ना लिखे 5 4 3 2 ऐसे करके 1 ऐसे उल्टे पुल्टे भी लिखे हुए हैं तब भी वो सेम ही सेट माने जाएंगे, तो ऑर्डर का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। आगे बात करते हैं बच्चों कि कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमें बेसिकली अगर किसी सिंबल से समझना है तो उनके सेट्स की फॉर्म में जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उनको हम समझ सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काम में आती है ना। जिनमें से सबसे पहला है मेरे बच्चों नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे बच्चों हम कैपिटल एन से। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे हम कैपिटल जेड से। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम क्यू से, जेड से हो गया हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू से क्या हो गया रैशनल, एंड सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ बच्चों रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे आर से। रैशनल में और रियल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि रियल के लिए आर यूज करेंगे, रैशनल के लिए यूज करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा।
ऐसे ही जेड के ऊपर पॉजिटिव साइन लग गया या आई के ऊपर पॉजिटिव साइन लग गया तो उसको हम आई का मतलब भी इंटीजर से डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी कर सकते हैं। बट ऊपर अगर पॉजिटिव साइन लग गए तो उससे क्लियर हो गया कि हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे सेट के अंदर बस, राइट। ऐसे ही क्यू के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन लग गया तो इससे क्लियर हो गया कि हम सारे के सारे रेशनल नंबर इसमें नहीं लेंगे, केवल कौन से वाले लेंगे, पॉजिटिव वाले। ऊपर जो साइन होता है इंडिकेट करता है कि उन्हीं नंबरों को लेना है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर को लेना है। अगर नेगेटिव लग गया इसकी जगह तो आपको बताया होना चाहिए कि नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है। ऐसे ही आर के ऊपर पॉजिटिव लगा है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जो कि कौन से वाले बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सी से डिनोट किया जाता है और डब्ल्यू जो होता है बेटा उसका सिंबल किसके लिए होता है, होल नंबर के लिए। तो ये कुछ सिलेक्टेड नंबर्स का पूरा सेट होता है, उनको हम किस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इस बारे में बताया गया है, राइट। आगे द सिंबल फॉर दीज स्पेशल सेट्स विल बी यूज्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर ये सिंबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बेसिकली सेट्स के बारे में पढ़ रहा है, ये सेट्स अभी आगे जाके पता लगेगा धीरे धीरे कितना इंपॉर्टेंट है और किन चैप्टरों में लगने वाला है, राइट। चलिए आगे हम सीखेंगे बच्चों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने तरीके से करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वही हमारे पास दो ही मेथड है रिप्रेजेंटेशन के लिए। सबसे फर्स्ट है मेरे बच्चों कि देयर आर टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होती हैं, जिनमें से पहला मेथड है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है कि कोई भी सेट अगर पर्टिकुलर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे होंगे वो कॉमा लगा के लिस्टेड करके लिख दी जाती है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, बस कॉमा लगा के एलिमेंट्स लिख दी जाती है सिंपल फॉर्म में, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि दिस मेथड टू रिप्रेजेंट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। तो ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे बस वो कॉमा लगा के लिख दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे है ना नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो भी कौन से वाले बच्चों, ऑड वाले, सारे नहीं ऑड वाले। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9, इसके बीच में कॉमा लगा के लिख दीजिए। ये फॉर्म हमारे पास कौन सी बन जाती है, रोस्टर। इज दैट क्लियर? उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। सेकंड फॉर्म आती है मेरे बच्चों हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जनरली बच्चों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक तरीके से प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी सेट्स लिखा जाएगा तो डायरेक्टली एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, एक प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा जाता है, राइट। अब वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉपर्टी बन सकती है, जैसे कि इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल, किसी सिंबल के जरिए, जैसे कि सिंबल हमने ले लिया x, which is followed by the columns। columns को फॉलो करने पड़ते हैं, ये वाला, राइट। इसको हम बोलते हैं such that का साइन। such that के साइन के बाद आफ्टर द साइन ऑफ कॉलन, यानी कि कॉलन के साइन के बाद वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। जो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के जरिए निकल के आती है, एक प्रॉपर्टी का मतलब है कि एलिमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में, तो आपको लिखना है कि इट इज अ नेचुरल नंबर्स, इट इज अ होल नंबर्स। तो वो चीज़ हमें लिखनी होती है, बस मेंशन करनी होती है, नंबर्स के बारे में लिखना होता है कि ये नंबर ये वाले हैं, राइट। possessed by the elements, यानी कि जो एलिमेंट से ही निकल के आएगी प्रॉपर्टी, राइट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स एंड एनक्लोज इन द होल डिस्क्रिप्शन विद द ब्रेसेस, यानी कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो होगा वो ब्रेसेस के अंदर जरूर रखा जाएगा। ऐसा नहीं है सेट को आप ब्रेसेस के इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया गया है कि 1 2 3 4 5 6, ये हमने बच्चों ये थोड़ा सा इसमें पैटर्न ही पकड़ना है कि ये 5 से 6 नंबर जितने भी लिखे हुए हैं ये सब के सब पहले तो ये देखना है कि ये किस टाइप के नंबर है, किस कैटेगरी के नंबर है, साथ के साथ कहाँ से कहाँ तक है। इन दो चीज़ों के बारे में अगर हमने यहाँ मेंशन कर दिया तो समझ लीजिए हमने ये प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में उसको मेंशन कर दिया है, राइट। तो हमने ये थोड़ा सा देखा कि 1 से स्टार्टेड है और बीच में कहीं भी गैप नहीं है, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इससे नेचुरल नंबर कितने हैं, 6 तक है, राइट। तो आपको स्टार्टिंग करनी है कि जो भी ये नंबर्स हैं सबको नाम देना है किससे, x से। x सच दैट x, इसका मतलब है कि x एक हमारे पास क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स का काम कर रहा है, जो कि x जो होगा बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर जो लिखने हैं वो हमें कहाँ तक लिखने हैं बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू 6 तक लिखने हैं। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इसमें कॉमन मिस्टेक, जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जनरली बच्चा जो गलतियाँ करते हैं वो कहाँ करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, है ना। इसमें sometimes the students use the brackets like this, इस तरीके का ब्रैकेट कोई इस्तेमाल कर देता है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता है,
इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट हमेशा कभी भी इस्तेमाल होंगे तो किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, राइट। जनरली जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं बच्चों इस तरीके के होते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि अगर मैंने इसको इस फॉर्म में कोई डेटा लिख दिया तो उसके इन ब्रैकेट्स का थोड़ा सा रोल जो होता है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रोल होता है मेरे बच्चों, रियल नंबर। जो कि अगर रियल नंबर की बात करें, मैंने लिखे 2 और 3 और ये ब्रैकेट लगा दिए, तो जनरली बच्चों को क्या लगेगा कि ये 2 और 3 इसमें यूज हो रहे हैं, बट इन ब्रैकेट्स में जब ये ब्रैकेट्स के अंदर ये एलिमेंट्स लिखे जाते हैं तो ये साफ साफ ये बताते हैं कि इन 2 और 3 के बीच में भी जितने रियल नंबर होंगे वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात नहीं होती इसमें, जबकि 2 या 3 या 3 5 के बीच में जितने भी नंबर सारे इन्वॉल्व करने हैं रियल नंबर, तब हम ये यूज करते हैं ये वाले ब्रैकेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट्स ये लगाते हैं, केवल रियल नंबर ही केस में हम इन दोनों टाइप में से ब्रैकेट लगाएंगे, जबकि इन दोनों का अलग अलग यूज है वो आगे जाके समझाया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो अभी हम बात करते हैं एग्जांपल, जैसे कि 1, 7, 9 अगर ये ब्रैकेट्स हमने यूज कर दिए कॉमा अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सेट्स का नहीं माना जाएगा, राइट। तो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बच्चों क्या होना चाहिए, 1, 7, 9 साथ में ब्रैकेट्स होने चाहिए हमारे कर्ली वाले, ठीक। तो ये कॉमन मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं, तो ये आपसे तो नहीं होनी चाहिए वीडियो देखने के बाद, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने सिलेक्टेड कि अगर हमें कोई सेट दे रखा हो उसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स है तो रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सेट्स करने की रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स को सबसे पहले आप किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए कैपिटल लेटर से, ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, आपकी मर्जी वो नाम दे दीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, द काउंटिंग नंबर्स व्हिच आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी कि ऐसे ऐसे काउंटिंग नंबर लिखने हैं जो कि 6 के मल्टीपल होते हैं एंड लेस देन कितना करना चाहिए आपको, 50 से छोटे छोटे, 50 से छोटे छोटे। तो 50 से छोटे छोटे कितने हमारे पास 6 के मल्टीपल, सिंपल आपको करना है 6 का टेबल, तो 6 का टेबल हो जाएगा तो 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 30, 36 एंड 42 एंड 48 लास्ट, क्योंकि 50 से छोटे छोटे लिखने हैं, 50 से छोटे छोटे, तो ये हम कॉमा लगा लगा इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। नेक्स्ट है x such that x belongs to natural number and x is a prime factor of 168, यानी कि 168 के आपको क्या करना है इसमें प्राइम फैक्टर, तो 168 आपने साइड में लिखना है। 168 के प्राइम फैक्टर आप जानते हैं, आराम से कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से अब जाएगा नहीं, 3 से 7 टाइम 7 से 7 से 1, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट्स आए 2 2 2 एंड 3 एंड 7, तब इसके अंदर बच्चों प्राइम फैक्टर्स ये 3 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, तो सेट्स की कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको कि जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है तो इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे, तो 2 आएगा, 3 आएगा और 7 आएगा, बस इतने ही फैक्टर्स यूज किए जाएंगे। और कैपिटल लेटर आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन चेंज है तो आप लेटर्स को भी चेंज कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x, है ना, व्हिच इज x + 6 इज लेस देन 10, यानी कि x की जगह पर आपको ऐसे कौन से नंबर यूज करने हैं जो कि नेचुरल नंबर से लेने हैं, जबकि उनका सम करेंगे तो नंबर जो आए वो 10 से छोटे छोटे आने चाहिए, 10 से छोटा छोटा। तो सबसे पहले हम इसमें 1 यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों, 1 यूज कर देंगे तो 1 + 6 कितना होता है 7, 10 से छोटा ही है अभी भी। 2 रख सकते हैं क्योंकि 2 + 6 8 होता है, 10 से छोटा है अभी भी। 3 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगे क्योंकि 3 + 6 9 हो जाएगा, और अगर हम 4 यूज कर लेंगे तो वो लेस देन 10 नहीं होगा, इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो इस कैटेगरी में केवल 3 ही नंबर आते हैं, जिसके अंतर्गत इसका नाम अगर हम देना चाहें तो ये तीसरा सेट सी नाम देंगे, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल मेरे बच्चों आपको अभी खुद से करने होंगे, जिससे आप सीख पाओ कि आपने अभी तक ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं आया, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, जिसमें हम किसी सेट को, है ना, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें पूरे के पूरे सेट्स को थोड़े से उसके पैटर्न को पकड़ना होता है, उसमें किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के नंबर यूज हुए हैं। तो इस पैटर्न के अंदर अगर हम देखें तो 1 यूज हुआ है, ऊपर तो 1 1 1 सब में रिपीट कर रहा है, बट नीचे 1 बारी बारी से 1 बाई 1 1 बाई 1 वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो चेंज होने वाली वैल्यू होती है वो वेरिएबल होता है, तो उसकी जगह कोई वेरिएबल यूज कर लीजिए आप, राइट। कैसे, x सच दैट x, यानी कि ये x तो हमने यूज किया है इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन वो किसके बराबर चलेगा, 1/n के इक्वल चलेगा, 1/n।
क्योंकि n यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि n यहाँ पर जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है हमारा, कैपिटल है। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। स्टार्टिंग में हल्का सा क्लियर नहीं हो पाया हो आपको, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। बिलोंग्स टू का सिंबल हम तब लगाते हैं जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। तो जब कोई एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग नहीं करता है तो उसको कहते हैं हम डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। फॉर एग्जांपल कि 3 है, अब 3 इसके अंदर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 3 अंदर इसके अंदर दिखेगा तो आप बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। लेकिन अगर मैंने लिखा इसमें 5 सेट वही ले लिया तो क्या 5 इसके अंदर है, मैंने ले लिया तो बिलोंग्स टू का लगाएंगे। लेकिन अगर यही सेट लिया मैंने सेम तो 5 इसके अंदर बिलोंग नहीं होगा तो आप लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, तो बिलोंग्स टू का सिंबल जो हो गया वो हमारे पास नेचुरल नंबर से लिए जा रहे हैं सारे के सारे नंबर, तो बिलोंग्स टू का सिंबल लग गया इसके अंदर। बट सारे नेचुरल नंबर तो नहीं ले रहे ना, जितने नेचुरल नंबर हैं 5 तक है, लेकिन इसमें डॉट डॉट और लगा मेरे बच्चों। तो डॉट डॉट का मतलब ये है कि आगे तक फॉलो कंटिन्यू चलेंगे, तो इसलिए हम इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं डालेंगे। अगर मान लीजिए डॉट डॉट के साइन नहीं होते, केवल इतना होता, तो हम ये लिख देते कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो 6 से छोटे छोटे लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक 5 तक फिनिश हो रहा है। तो लेकिन अगर ये डॉट डॉट करके लिखा है तो आप इसमें क्लियर कंडीशन इतनी सिंपल लिख दीजिए कि x बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर हमें कितने हैं ये नहीं पता, क्योंकि सेट के अंदर भी एलिमेंट्स कितने हमें नहीं पता। ठीक, आगे है ऐसे ही, ये देखो अगर अब 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है और ये 12 है। तो ये अगर हम थोड़ा सा पैटर्न पकड़े इसका तो उसके अंदर दे रखे हैं 3 के मल्टीपल्स, 3 का टेबल सीधा सीधा। ठीक, आप इसको सेम इसी तरीके से लिखेंगे x such that x is equals to 3 into n। बट n यहाँ पर बिलोंग्स टू आप इंटीजर नहीं लिखेंगे, ना ही हम नेचुरल नंबर लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और 1 को अगर मैं यहाँ रखूंगा n बिलोंग्स टू ऐसे नेचुरल नंबर अगर लिख दूंगा मान लीजिए, तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, तो 1 यहाँ पे पुट करूंगा तो 1 into 3 मुझे 3 मिलेगा, बट 0 नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरे बच्चों आप इसको है ना होल नंबर लिख दीजिए। कहाँ से, होल नंबर से। अब होल नंबर हमने यहाँ यूज करना है, सबसे स्टार्टिंग का सबसे पहला होल नंबर 0 होता है, तो 0 into 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 इसमें यूज करेंगे तो 1 into 3 से 3 आ जाएगा। उससे अगला होल नंबर 2 यूज करेंगे तो 2 into 3 6 हो जाएगा। उससे अगला 3 यूज करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब कितने लेने हैं इसमें भी नहीं पता, इसमें डॉट डॉट करके लगाए तो आप इसमें इस तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है मेरे बच्चों कि यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड नंबर्स लिए हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। बीच में इनके कोई गैप नहीं है, साफ पता लग रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, बट स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही, बट स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, स्टार्टिंग वही x such that x is equals to, है ना। अब x is equals to आपको x कहाँ से कहाँ तक कितने दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे है ना x is between, x जो है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 10 से लेकर 15 तक, राइट। तो 10 से लेकर अगर ये 15 तक है तो आप यहाँ पर 10, राइट, तो 10 को आप थोड़ा सा स्पेस के साथ लिखिएगा, और x की वैल्यू किस कहाँ तक जा रही है, 15 तक। बट क्या 10 और 15 दोनों इन्वॉल्व है, तो इसके साथ आप क्या साइन लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, जब 10 और 15 दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर आपको कोई सिंबल कुछ नहीं लगाना, सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक, और नेचुरल नंबर्स आप चाहो तो नेचुरल नंबर से भी लिख सकते हो, और सारे नेचुरल नंबर किस किस कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 10 से लेकर 15 तक, राइट। ये 2 एग्जाम्पल आपको उससे बताने हैं, इसको आप रिप्रेजेंट करना सीखें। ठीक, आगे हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में समझना है तो बेसिक से सिंपल सेट्स के बारे में समझना है तो केवल नाम से, कुछ सेट्स तो नाम से पता लग जाते हैं, कुछ के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से पता लग जाएगा देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली, यानी कि कोई एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको कहते हैं एम्प्टी सेट, और उसको रिप्रेजेंट करती है, डिनोट करते हैं मेरे बच्चों केवल 5 से, और या फिर हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से खाली ब्रैकेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना होगा। तो ये 2 फॉर्म हमारे पास होती हैं किसी भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ऑड नंबर ऐसा तो कोई होता ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। तो इस कैटेगरी में बताओ कितने एलिमेंट आए, नो एलिमेंट, इसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। ठीक, ऐसे ही x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 और 2 के बीच में आए, 1 और 2 के बीच में तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में भी ये एग्जांपल किसका है बच्चों, एम्प्टी सेट का। तो एम्प्टी सेट क्लियर हो चुका है हमारे पास, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। आगे बात करते हैं बच्चों सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आता है।
अगर किसी सेट के अंदर सिंपल सी भाषा में अगर एक ही एलिमेंट सिंगल एलिमेंट आता है तो उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में सिंपल एक एलिमेंट है x such that x is the solution of equation x minus 5 equals to 0। तो इसकी इक्वेशन अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जीरो निकालेंगे इसके, तो एक ही आंसर आएगा बच्चों 5। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ये भी मेरे बच्चों क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट। नाम दे दीजिए आप कैपिटल लेटर से कोई भी बी सी ए, है ना। तो ये बन गया हमारे पास सिंगलटन सेट, राइट। अगला एग्जांपल है हमारे पास, अगला टाइप पढ़ेंगे, एग्जांपल हो चुके हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, पता कर सकते हो आप, काउंट कर सकते हो, लिस्टिंग कर सकते हो कि हाँ इतने हैं। जैसे कि आपकी बैग में कितनी बुक्स हैं आप अच्छे से काउंट कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मोबाइल में कितना अंदर स्टोरेज है तो उसको भी काउंट करा जा सकता है कि हाँ ये 2 GB का है, 1.5 GB का है, राइट। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते कि आपको पूछा जाए कि नेचुरल नंबर कितने हैं आप ये बताइए आपकी बुक्स के अंदर, तो बुक्स के अंदर नेचुरल नंबर्स बुक्स के अंदर क्या आपको कुछ भी नहीं पता लगेंगे, नेट से पूछो वो भी नहीं पता लगेंगे। तो ऐसा सेट जो बच्चों आएगा वो इन्फिनिटी कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, राइट। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्लियर हो गया कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, दिस इज द फाइनाइट सेट। या फिर एक सेकंड एग्जांपल है x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 20 से छोटे छोटे नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 19 तक सारे आ जाएंगे, इसमें आराम से काउंट हो सकते हैं, ठीक। इनफाइनाइट में क्या होता है मेरे बच्चों कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो कि फाइनाइट नहीं होता, जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे 1 2 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है, बट इसके अंदर केवल 4 नेचुरल नंबर लिखे हैं, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। इसका मतलब ये कि आगे के नेचुरल नंबर आप लिखते जाएंगे। अब कितने हैं ये काउंट नहीं हो सकता, ठीक। तो इसको बोलेंगे बच्चों इनफाइनाइट सेट, राइट। ऐसे एग्जांपल और भी सेट ऑफ इंटीजर जिसके अंदर 0 से स्टार्टिंग मेन सबसे छोटा जो हमारे पास, छोटा तो नहीं कह सकते कि जो सबसे मिड में कह सकते हैं इसको 0 होता है, उसके बाद राइट हैंड साइड में बढ़ते जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर छोटे होते जाते हैं, तो इसमें भी एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है मेरे बच्चों सबसे इसके बाद टाइप अभी आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर एक बीच में टॉपिक आ जाता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, यानी कि कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं कि सेट का कार्डिनल नंबर हमें कैसे पता लगता है। तो कार्डिनल नंबर किसी भी सेट्स का पता करना है, किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर पता करने के लिए आपको उसके एलिमेंट्स की काउंटिंग पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात में आप इतना समझ गए होंगे, काउंटिंग किसकी पता होगी, फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो कार्डिनल नंबर भी हमें फाइनाइट सेट का ही पता लगेगा, राइट। तो कार्डिनल नंबर अगर हमें पता करना है तो सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, और उसी को हम उस सेट की क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डिनलिटी, राइट। तो कार्डिनलिटी निकालने के लिए है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले एन ए, और निकालने के तरीके तो सिंपल है, इसके अंदर एलिमेंट्स काउंट करो तो पता लग जाएगा। 3 एलिमेंट है तो 3 कार्डिनलिटी होगी उसकी, कार्डिनल नंबर 3 हो गया, ठीक। रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है एन ए। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और इसकी कार्डिनलिटी पूछी जाए यानी कि इसका कार्डिनल नंबर पूछा जाए तो आप सिंपल बोल देंगे कि 4, क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग करने पर एलिमेंट कितने आ रहे हैं बच्चों, 4 आ रहे हैं, ठीक। नोट कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट इज ऑलवेज 0, यानी कि नल सेट की कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और इनफाइनाइट सेट की हमेशा कार्डिनलिटी निकालेंगे, कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो वो नॉट डिफाइन होता है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। एलिमेंट्स काउंट नहीं हो सकते उसके, इसलिए नॉट डिफाइन है। इसके बाद लास्ट टाइप है बच्चों हमारे पास इसके कि एक आता है हमारे पास इसके अंदर इक्वल सेट और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स को अगर हमें समझना है तो 2 बातें समझनी है। सबसे पहले कि 2 सेट जिनके इक्विवेलेंट होने के लिए 2 सेट जिन सेट के अंदर कार्डिनल नंबर सेम है, जिन 2 सेट का कार्डिनल नंबर सेम है मतलब उन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग में सेम है, तो वो बोला जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट सेट। इसके अंतर्गत एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बस नंबर काउंटिंग जो होती है वो सेम है। पहला सेट है इसके अंदर 4 एलिमेंट है, दूसरा सेट है उसके अंदर 4 एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या है ये मैटर नहीं करता, वो दोनों सेट आपको क्या बोले जाएंगे, इक्विवेलेंट। लेकिन कार्डिनल नंबर सेम होने के साथ साथ अगर दोनों एलिमेंट्स के एलिमेंट भी दिखने में सेम है, जैसे एक में लिखा है 1, 2, 3, 4, तो दूसरे में भी 1, 2, 3, 4 ही होना चाहिए, तब जाके वो दोनों सेट्स आपस में इक्वल बोले जाएंगे। एक चीज तो इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल होने के लिए 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए। जैसे इक्विवेलेंट होने के लिए 2 सेट्स का यूज करना पड़ेगा या 2 से ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो इससे हमें पता लगता है कि 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, एग्जैक्टली सेम होंगे तब वो 2 सेट क्या बोले जाएंगे, इक्वल। और इक्विवेलेंट होने के लिए केवल इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, राइट। एग्जांपल से और क्लियर होगा, जैसे कि कार्डिनल नंबर सेम यहाँ लिख दिए गए हैं, यहाँ पर दोनों सेट आपस में बिल्कुल इक्वल लिखे जाएंगे।
या उनकी काउंटिंग सेम या प्रॉपर एलिमेंट सेम। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड बी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर निकाले और इसके निकाले, तो दोनों सेट्स दिखने में भी एक जैसे हैं और काउंटिंग में भी एलिमेंट सेम है, तो इन दो सेट्स को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, इक्वल सेट। राइट, इधर यहाँ पर एक सेट के अंदर 4 एलिमेंट लिए गए, ए, बी, सी, डी, और इसके अंदर भी 4 एलिमेंट ले लिए गए, तो इन दोनों सेट्स के काउंटिंग को हम क्या बोल रहे हैं, सेम। तो जब दो सेट्स के अंदर कार्डिनल नंबर या उनकी काउंटिंग सेम होती है एलिमेंट्स की, तो उन दो सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसेट। सबसेट के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें सेट्स के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक के बारे में जितना भी हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था वो सब क्लियर होना चाहिए कि सबसेट जो होगा वो सेट का ही हिस्सा होगा। यानी कि अगर हमारे पिताजी हैं तो पिताजी का हिस्सा अगर हम लोग हैं तो हमारे भी आगे जाके सबसेट बनेंगे छोटे छोटे, तो वो सबके सब हमारे अपने ही सबसेट कहलाएंगे। राइट, तो ऐसे ही हम किसी भी सेट के कितने हिस्से हम कर सकते हैं, कितने हमारे सब पार्ट्स बन सकते हैं, वही सबसेट कहलाएगा। जैसे कि सबसेट क्या है बेटा, a set A is said to be a subset of set B, यानी कि एक सेट A है जिसको हम B का सबसेट बोल सकते हैं। कब, जब every element of set A is also an element of set B, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट सेट A का सेट B के अंदर बिलोंग करेगा, तो A सेट को B सेट का क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा। जैसे कि अगर हम स्टेट्स की बात कर लेते हैं, अपने जितने भी स्टेट है 29 स्टेट्स, इन सब के सब स्टेट्स को अगर हम बोलें कि हमारे स्टेट किस जगह का हिस्सा है, तो पूरी की पूरी हमारी कंट्री का हिस्सा है। तो जितने भी स्टेट हैं उनको बोल सकते हैं कि ऑल द स्टेट्स आर द सबसेट ऑफ आवर कंट्री। राइट, तो यही हमारा सबसेट होता है। जैसे कि सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है बच्चों, वो इस तरीके से यू जो होता है उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए और उसके नीचे इक्वल का साइन लगा दिया तो ये बन जाता है सबसेट का साइन। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको इस तरीके से रेट किया जाता है। राइट, ये कब पॉसिबल होगा, जब जैसे सेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है ए बी सी, ये सेम एलिमेंट अगर सेट के अंदर हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर पाए जाएंगे तब। ठीक, इसके बाद मैथमेटिकली ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए अगर बी का सबसेट है तो जो ए अगर इस ए के अंदर, मतलब स्मॉल ए अगर कैपिटल ए के अंदर है, मतलब इस सेट के अंदर है, उसका मतलब ये वाला ए इस बी के अंदर भी होगा। वैसे ही अगर ये A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट नहीं है, उसको लिखते हैं हम A डज नॉट सबसेट ऑफ या नॉट ए सबसेट ऑफ B। तो जब सबसेट के सिंबल के ऊपर बस एक कट लगा देते हैं, वही बन जाता है नॉट अ सबसेट। और नॉट अ सबसेट कब बोला जाएगा, जब कोई एलिमेंट उसका हिस्सा नहीं होता। जब कोई सेट एलिमेंट नहीं, एलिमेंट बिलोंग्स टू वेरी लगता है, जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का हिस्सा नहीं होता है तब उसको बोलते हैं हम डज नॉट या फिर नॉट अ सबसेट ऑफ B। राइट, is not the subset of B। कब, जब इसका एक भी एलिमेंट अगर इसके अंदर आपको देखा, जैसे कि मान लीजिए 5 था और 5 इसके अंदर नहीं था, 5 इसके अंदर तो था, तो इस केस में बोलेंगे नॉट द सबसेट ऑफ B। एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3, एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 5 6। तो क्या 1 और 2 देखा तो आपने ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर देख गए, पर 3 देखा तो वो इसके अंदर नहीं देखा, इसीलिए आप कह सकते हैं कि A इज नॉट द सबसेट ऑफ B। A जो B का है सबसेट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सबसेट। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों सुपरसेट। तो सुपरसेट का सिंबल जो होता है वो थोड़ा सा अपोजिट होता है, इस तरीके से मतलब कि ये सिंबल इस तरीके से बोला जाएगा, A इज द सुपरसेट ऑफ B। राइट, अब कैसे बोला जाता है कि अभी हमने सीधे सीधे ये समझाया था कि A इज द सबसेट ऑफ B। अब इसमें कभी या इक्वल का साइन लगता है, कभी नहीं लगता है। इसका चक्कर ये होता है कि अगर इक्वल सेम एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट इसी के अंदर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास सबसेट का सिंबल लगेगा, तो नीचे इक्वल का साइन लगेगा, सारे एलिमेंट होंगे। अगर एक आधा एलिमेंट है, एक आधा एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में हम सबसेट का साइन हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास जब इसके नंबर ऑफ हम सबसेट बनाने जाएंगे। राइट, अब ये टॉपिक मैं थोड़ा सा आगे क्लियर कर पाऊँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा एक स्लाइड आगे वाली और है, तब ये क्लियर हो पाएगा कि ये भी सबसेट का सिंबल होता है और ये सबसेट का होता है। तो इसमें से ये होता है हमारे पास सबसेट का सिंबल, ये होता है प्रॉपर सबसेट का सिंबल। तो सबसेट कब लगाते हैं, प्रॉपर सबसेट कब लगाते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल समझते हैं कि सुपरसेट क्या होता है। जैसे कि A अगर B का सबसेट है, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब B के अंदर है, तो उल्टा बोलना होगा तब हम उसको सुपरसेट बोलेंगे कि तो B इज द सुपरसेट ऑफ A। उसको बोलेंगे बच्चों B इज द सुपरसेट ऑफ A। राइट,
इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि अगर हम किसी सेट्स के जितने सबसेट्स बना सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट आप जितने बना सकते हैं, उसी को हम उस सेट का बोलते हैं पावर सेट। तो बोलते हैं बच्चों पावर सेट, राइट। अगर हमारे पास एक सेट ए है और उसकी हम 1, 2 जितने हम सबसेट बना सकते हैं, उन सबसेट का जो सेट होता है इसे ही बच्चों बोलते हैं हम पावर सेट। पावर सेट हो, ठीक। और पावर सेट अभी मैं बना के दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1, 2 और ये 3 एलिमेंट हैं, तो इन 3 एलिमेंट्स को अगर हमें इसके सबसेट बनाने होंगे तो सबसेट हमारे पास एक आएगा सेम ही, एक एक करके पहले तो अलग ले लो, 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि ए ले लिया फिर बी ले लिया और सी ले लिया, तो 3 बन गए हमारे पास 1, 2, 3, ये वाला 1, 2 एंड 3। अब इसके बाद एक एक करके ले लिया मैंने सिंगल सिंगल, फिर आप 2 2 करके ले लीजिए, तो ए कॉमा बी ले लिया, फिर बी कॉमा सी और ए कॉमा सी, तो इसके अंदर ए बी ए सी और बी सी, ये आ गया हमारे पास 4th वाला, 5th एंड 6th। एक हमारे पास जो सेम सेट होता है उसको कंसीडर किया जाता है, और एक हमारे पास 5 एम्प्टी सेट होता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो अब ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि अगर किसी सेट के सबसेट बनाते हैं और अगर हम उस सेट के अंदर इस वाले सेट को, जो हमारे पास कैसा होता है बच्चों, सेम सेट होता है, इस वाले सेट को अगर हम कंसीडर ना करें तो उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं ये वाला, उसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर हम सारे के सारे सेट सबसेट अगर बनाते समय सारे के सारे सेट का इन्वॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चों हम सबसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर 3 एलिमेंट है तो हमारे पास कितने सबसेट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये अगला 8 हो गया लास्ट वाला। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो हमारे सबसेट कितने बन गए, 8 बन गए। इसके लिए हम आगे जाके फॉर्मूला पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बनाने का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। n यहाँ पर सेट के अंदर कितनी काउंटिंग है उससे पता लग जाएगा, काउंटिंग या कार्डिनल नंबर से पता लग जाएगा, ठीक। तो ये अभी हम आगे जाके ये फॉर्मूला है हमारे पास आगे कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि द सेट कंटेन्स ऑल द सेट अंडर द कंसीडरेशन ऑफ एनी डिस्कशन। जो भी डिस्कशन हुआ उसके अंदर जितने भी सेट थे वो सारे के सारे सेट अगर किसी एक सिंगल सेट में है, किसी भी एक सुपर सेट में है, तो उसी सुपर सेट को ही हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उसी सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कुछ छोटे छोटे सेट ले लिए हमने, 1, 2, 3, एक और सेट ले लिया 2, 3, एक और सेट ले लिया 3, 5 एंड 6। ये सारे के सारे अगर एलिमेंट किसी एक ही सेट के अंदर पाए जाएं तो उसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक आध एक्स्ट्रा भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है एक्स्ट्रा लेने की। जितने भी एलिमेंट थे वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व है, सब के सब सेट इसी का हिस्सा है। तो ये वाला सेट जो होता है सुपर सेट, इसी सुपर सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया था, सेम मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ से क्लियर कर दिया, ठीक है। फॉर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ इंटीजर। यानी कि अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करूँ, नेचुरल नंबर का अगर यूनिवर्सल सेट बात करूँ तो वो इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर नेचुरल नंबर पाए जाएंगे, ठीक है। एंड द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज द और द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर, अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ कि नेचुरल नंबर किसके अंतर्गत पाए जाएंगे, आपको इंटीजर के अंदर। इंटीजर किसके अंदर पाए जाएंगे, रेशनल नंबर के अंदर, क्यों। और रेशनल नंबर किसके अंदर पाए जाएंगे मेरे बच्चों, रियल नंबर के अंदर। ये एक दूसरे के इस तरीके से सबसेट बोले जाते हैं, ठीक है। एक पूरी की पूरी कैटेगरी में एक साथ डिवाइड कर दी इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं। लेट ए बी द फाइनाइट सेट देन कंटेनिंग द m एलिमेंट्स। अगर कोई सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट है तो उसको दैट इज उसको लिखने का तरीका होता है n a = 11 और उसके अंदर एलिमेंट्स m है। अब उससे हमें कितने पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट बनाने का जो फॉर्मूला होता है उसको 2 की पावर क्या लगा देते हैं, m लगा देते हैं, 2 की पावर m। या अगर मुझे एलिमेंट्स n दे रखी हैं तो ये फॉर्मूला 2 की पावर n भी बन सकता है। अगर एलिमेंट 5 है तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, एलिमेंट 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। जैसे पीछे एग्जांपल लिया था हमने, तो 2 की पावर 3 से कितने सबसेट बने थे हमारे, उसके 8 बने थे, ठीक। तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने का फॉर्मूला है। और पावर सेट भी निकालनी है तो उसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला है पावर सेट के लिए, ठीक है। आगे द नंबर ऑफ नॉन वॉइड और नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि अगर हम नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें से एम्प्टी वाला सेट जो होता है, सबसेट जो होता है उसको हटा दिया जाए 5 वाले को, तो उसके लिए फॉर्मूला 2 की पावर m -1। वो एम्प्टी वाला होगा वो हट जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्लियर हो गया। प्रॉपर सबसेट के लिए तो प्रॉपर सबसेट में भी एक सेट हट जाता है,
प्रॉपर सबसेट में कौन सा सेट हटेगा? जो सेम वाला एक सेट होता है। जैसे कि अगर 3 एलिमेंट है हमारे पास और 3 एलिमेंट से सेम जो सेट बनता है वो सेट अगर हमने हटा दिया तो वो किस कैटेगरी में आता है? प्रॉपर सबसेट की कैटेगरी में। और अगर हमने 5 वाला हटा दिया तो वो आता है नॉन वॉइड या नॉन एम्प्टी सबसेट की कैटेगरी में। तो दोनों के फॉर्मूले सेम है क्योंकि दोनों में से एक एक सेट हटाया जा रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही है? आगे नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट बच्चों कि नंबर ऑफ नॉन वॉइड और प्रॉपर सबसेट, यानी कि प्रॉपर सबसेट भी हटा देना है और नॉन वॉइड यानी कि वॉइड सेट भी हटा देना है, एम्प्टी सेट भी हटा देना है। तो फिर 2 एलिमेंट्स हटेंगे, 2 सेट हटेंगे, तो उस केस में 2 की पावर m में से कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस 2। तो ये छोटे छोटे लिमिटेड से फॉर्मूले हैं, आराम से याद हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में काम आएंगे एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, आगे बच्चों कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स थी, हालांकि ये थ्योरम्स पहले डिस्कस हो जानी थी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कभी यही वीडियो है, इसी में आगे करते हैं कंटिन्यू। थ्योरम नंबर 1 कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जितने भी सेट्स होते हैं उसका जो नंबर ऑफ सबसेट बनाते हैं तो इटसेल्फ वाला सेट होता है वो तो होता ही होता है। ये थ्योरम हमने अभी समझी लेकिन हमने पीछे सबसेट बनाना तो सीख लिया। उसके अंदर हमने सबसेट जब बनाए थे, अगर आपको याद है ये सेट था जैसे 1, 2, 3, तो उसके हम सबसेट जब हम बनाते हैं तो एक तो ले लिया हमने 1, ये तो हमारे पास एक एक एलिमेंट हो गए, अलग अलग सेपरेट कर दिए। फिर हमने लिया 2, 3, फिर ले लिया मान लीजिए 1, 2 और एक ले लिया अपने पास 1, 3, तो ये तो हमारे अलग अलग सेपरेट कर दिए हो गए। तो पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी सबसेट किसी भी सेट का बनाएंगे तो इटसेल्फ वाला सेम सेट होगा वो तो उसके अंदर होगा ही होगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट माना जाएगा। इसका मतलब ये 2 सेट तो हर किसी के होंगे ही होंगे, ये वाले तो बाद में निकलेंगे, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर होंगे। ठीक है, तभी जाके हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्लियरली बना सकते हैं, जब तक ये 2 थ्योरम्स हमारे क्लियर नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला पीछे बता दिया था, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और n यहाँ पर किस पे डिपेंड करेगा? उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं या फिर उस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है। ठीक है, इससे हम बच्चों क्या बता सकते हैं? राइट। तो अभी हम जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो आपसे पूछा जाए कि आप इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनाने के लिए फॉर्मूला 2 की पावर 5 लग जाएगा। राइट, तो 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा अपने पास 32 सबसेट बन सकते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करें। तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी कि कॉमन मिस्टेक्स में हम जो ब्रैकेट्स होते हैं वो इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, हम स्मॉल और क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं किस केस में? रियल नंबर के सेट के केस में। राइट, तो रियल नंबर से हमें थोड़े से साथ के साथ ये ब्रैकेट्स के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा यहाँ से, है ना। एंड इंटरवल्स इन अ फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट व्हिच इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं, जिनमें से सबसे पहला इंटरवल है मेरे बच्चों ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन मतलब खुला हुआ। तो खुला हुआ कैसे? ये अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, ओपन इस तरीके से इंटरवल लगेगा और क्लोज लगेगा तो बस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इफ a and b आर द 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर्स हैं, है ना। a उसमें छोटा है और b उसमें बड़ा है, तो आप बेसिक सी बात है कि a को पहले लिखोगे और b को बाद में लिखोगे। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है मेरे बच्चों इन a और b को छोड़ के इसके बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब के सब रियल नंबर कंसीडर किए जाएंगे, तो उसको बोलेंगे आप ओपन इंटरवल। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर आएंगे वो a और b को छोड़ के इनके बीच के जितने भी सारे रियल नंबर हैं उन सबको कंसीडर किया जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b इज नोन एज द ओपन इंटरवल। ठीक है, आगे एग्जांपल के तौर पे ये 2,5 लिखा है। 2,5 का मतलब ये नहीं है कि केवल 2,5 के बीच में 3 आ रहा है और 4 आ रहा है ये लिया जाए। 3 और 4 के साथ साथ जितने भी रियल नंबर आएंगे बीच में सब कंसीडर की जाएगी, बट 2 नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा। और इसका जब हमें नोटेशन रिप्रेजेंट करना होता है किस पे? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बच्चों उस तरीके से होता है कि आप एक रियल लाइन बनाएंगे जिसमें रिप्रेजेंटेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, और जो नंबर हमारे लिखे हुए हैं पहले उनको लिख दीजिए। जैसे 2 है पहले आएगा, ये 5 बाद में आएगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ ये समझनी होती है कि अगर ओपन इंटरवल का साइन लगा हुआ है इसका मतलब इसमें 2 इन्वॉल्व नहीं है और 5 इन्वॉल्व नहीं है, तो 2 के ऊपर जो सर्कल होगा वो खाली रखा जाएगा, 5 के ऊपर जो सर्कल होगा वो खाली रखा जाएगा। इससे यह साफ साफ पता लग रहा है खाली का मतलब इन लोगों को नहीं लिया जा रहा है इसके अंदर, है ना।
लेकिन किसको लिया जा रहा है, इनके बीच में आने वाले ये सब के सब रियल नंबर्स को इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, और 2 को नहीं किया जाएगा और 5 को नहीं किया जाएगा। इसलिए इस कैटेगरी में 2 और 5 का जो सर्कल होगा उसको खाली रखा जाएगा। लेकिन अगले इंटरवल पे जब हम बात पढ़ते हैं बच्चों, अगले इंटरवल जब पढ़ते हैं जिसमें बच्चों क्लोज इंटरवल पे, तो क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। वैसे ही सेम रियल नंबर हमने यहाँ दो लिख दिए, इसका मतलब ये होता है कि इस ए और बी को भी लेना है, कंसीडर करना है, और इसके बीच में आने वाले जितने भी रियल नंबर है उन सबको कंसीडर करना है। तो ओपन में और क्लोज में बस इतना ही फर्क है कि जो बाउंड्री एलिमेंट्स है, बाउंड्री रियल नंबर्स हैं, उसको ओपन में नहीं लेते, क्लोज में उसको कंसीडर करते हैं। बीच के एलिमेंट तो दोनों केस में आते हैं जो है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो एंटायर रियल लाइन -∞ टू +∞, 2 को लिया यहाँ पे और 5 को लिया। जब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो रिप्रेजेंटेशन में यही खास बात बताई जा रही है बच्चों कि ये जो 2 है और ये जो 5 है, जब इसमें कंसीडर होगा ना 2 और 5, तो इसको भी कंसीडर करने के लिए इसको सर्कल को फिल कर दिया जाएगा। तो फिल करने का जो रीजन है वो ये है कि इसमें 2 को भी लिया जा रहा है और 5 को लिया जा रहा है, साथ के साथ ये बीच वाले नंबर भी रियल नंबर सारे कंसीडर किए जाएंगे। तो ये मेरे बच्चों इसका नोटेशन क्लोज इंटरवल का इस तरीके से रहेगा। रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं कि ऑल द रियल नंबर्स फ्रॉम 2 to 5, 2 से लेके 5 तक जितने भी सारे रियल नंबर सब कंसीडर हो रहे हैं। इसके बाद आता है मेरे बच्चों नेक्स्ट सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, यानी कि आधा ओपन आधा खुला हुआ। ठीक है, तो आधा ओपन आधा खुला हुआ 2 तरीके से हो सकता है। एक तरीके से खुला हुआ है, एक साइड से बंद है, एक साइड से क्लोज कर दिया, एक साइड से ओपन कर दिया। तो इसमें साफ साफ बताऊं मैं आपको, जैसे 2 और 5 को ही ले लिया जाए, 2 और 5 को ही ले लिया जाए, तो ये बात यहाँ पर ये कही जा रही है बच्चों कि जब हम रियल लाइन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 और 5 दोनों को रिप्रेजेंट करिए आप, 2 और 5 दोनों को। ठीक है, लेकिन 2 की तरफ अगर ओपन इंटरवल लगा हुआ है तो 2 वाला इंटरवल खाली छोड़ा जाएगा सर्कल, और 5 वाले की तरफ अगर क्लोज लगाया तो 5 वाले सर्कल को हम कंप्लीटली फिल कर देंगे, और इसके बीच के एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं। और इधर से ये सेमी क्लोज, ये इधर से ओपन, इसमें भी ये थोड़ा सा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसमें ये क्या कह रहा है बच्चों कि 2 की तरफ क्लोज लगाया तो 2 वाला एलिमेंट ले लिया, पहले ये 5 ले लिया, तो 2 वाले की तरफ क्लोज है तो 2 वाला सर्कल फिल कर दिया जाएगा, तो 5 की तरफ अगर ओपन है तो 5 वाले सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे, उसको हम कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये अपना सर्कल खाली छोड़ दिया जाएगा, और ये मेरे बच्चों कंप्लीटली फिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, जिधर क्लोज होता है उस एलिमेंट को लिया जाता है, जिधर ओपन लगा होता है उधर उस एलिमेंट को नहीं लिया जाता, तो ओपन वाले को हम खाली सर्कल को छोड़ देंगे और क्लोज वाले को सर्कल को फिल कर देंगे। लेकिन बीच के हर केस में लिए जाते हैं, तो बीच के सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होने ही होने हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों की कॉमन मिस्टेक हमारी क्या क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं कि समटाइम द स्टूडेंट्स आर अज्यूमिंग दैट a इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन में रख देते हैं, तो ये हमारे पास किसका है बच्चों, इम्पटी सेट का साइन, और b इज इक्वल्स टू 5, ये भी इम्पटी सेट का साइन है हमारे पास। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, सबसे पहले तो इक्वल है, राइट। And however there is an incorrect because A is an empty set and with no elements, and while B is an singleton set, right? B is a singleton set and containing the null set or 5, यानी कि अगर देखो इसमें क्या चीज़ है कॉमन, अगर A अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये empty set है, B अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ये भी empty है, लेकिन अगर B के ऊपर इस तरीके से मैंने ब्रैकेट्स लगा दी तो अब ये कोई सिंबल बच्चे जनरली कर देते हैं कि empty सेट के लिए दोनों सिंबल लगा देते हैं, ये दोनों सिंबल किसी सेट में एक साथ नहीं आएंगे। तो बी सेट के ऊपर इस तरीके से अगर इस तरीके से सिंबल्स लगे हुए हैं तो उस सेट को मेरे बच्चों आप इम्पटी सेट नहीं बोल सकते, उस सेट को मेरे बच्चों आप बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो उसके अंदर जब 5 होगा वो एक एलिमेंट का काम करेगा, राइट। तो ये जनरल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए और बी यहाँ इक्वल बोले जाएंगे, तब बोले जाएंगे जब या तो केवल 5 लिखा हो या केवल हमारे पास खाली ब्रैकेट लगे हो। लेकिन अगर किसी के ऊपर ये सिंबल आ गया तो ये दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है, ये एम्पटी है बट ये एम्पटी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक जनरली बच्चों से होती है, ये मिस्टेक्स आगे से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक्स द व्हाइल राइटिंग द इंटरवल्स सच एज 2 and 6, राइट। तो 2 और 6 में एक तरफ क्लोज लगा हुआ है, एक तरफ ओपन लगा हुआ है, इज अज्यूमिंग दैट द ओनली इंटीजर, वो समझता है बच्चा कि 2 और 6 के बीच के नंबर लेने हैं, कि 3 ले लिया, ये 2 की बात कर रहा था 2 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 नहीं कह रहा तो 6 मत लीजिए चलो। लेकिन ये इंटीजर्स नहीं लेने होते, इंटीजर्स तो लेने हैं, साथ के साथ बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सब के सब लेने हैं। तो ये जो सिंबल इस तरीके से ब्रैकेट्स लगे होते हैं क्लोज ओपन
या दोनों तरफ ओपन या दोनों तरफ क्लोज या एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज। तो इसका मतलब केवल आपको बीच बीच के इंटीजर्स नहीं लेने इस तरीके से, है ना। इसके बीच के इंटीजर्स के साथ साथ ये तो आने ही आने हैं, साथ के साथ इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स थे वो भी आने हैं। तो ओनली ये जो अगर आपने लिख दिया तो ये गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चे जनरली करते हैं, ये आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों वेन डायग्राम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हमारे पास अगर हमने ऑपरेशंस को अच्छे से समझना है, इसके बाद दो सेट्स को कंबाइन करना सिखाया जाएगा, डिफरेंस करना सिखाया जाएगा, तो उसको समझाने के लिए, है ना, वेन डायग्राम बहुत अच्छी मदद करता है, राइट। तो वेन डायग्राम हम किस तरीके से करते हैं समझते हैं। समझने का प्रोसीजर समझिए कि द डायग्राम ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड द रिलेशनशिप अमंग द सेट्स आर नोन एज द वेन डायग्राम। यानी कि ऐसा डायग्राम जो किसी रिलेशनशिप सेट के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम्स आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का एक अच्छा माध्यम होता है, उसी को वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है बच्चों। In a Venn diagram, the universal set is usually represented by a rectangle. यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसके अंदर जितने भी सेट होंगे, मान लीजिए एक सेट है या दो सेट है या तीन सेट है, उनको उतने ही सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हमारे पास एक सेट है उसके अंदर तो उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, अगर दो सेट है उसके अंदर तो दो सर्कल लगाएंगे, तीन सेट है तो उसके अंदर तीन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारा बेसिक कोई एक वेन डायग्राम है। अब इसके अंदर वेन डायग्राम को हम अलग अलग ऑपरेशंस के साथ किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ अ वेन डायग्राम ऑफ अ सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं मेरे बच्चों, 1, 2, 1, 3, 5 एंड विद यूनिवर्सल सेट उसका ये है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आप इसमें क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से, और सर्कल बनाने के साथ साथ मेरे बच्चों इस सर्कल वाले सेट को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ए, और यूनिवर्सल सेट ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल होता है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर अगर हम बात करें जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे वो सब के सब इसके अंदर लिख दिए जाएंगे, बट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर ही रखने हैं, जैसे कि 1, 3, 5 एंड 7, राइट। और इसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर तो ये थे ही थे, देखो 1 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, 7 ये रहा, बट ये वाले जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 1, 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये इस ए के अंदर नहीं थे, तो ये ऐसे बाहर थे, तो इनको बाहर लिख दिया जाएगा। नाम लिख दिया जाएगा, कहीं भी लिख दो अपनी मर्जी से, 2, 4, 6, 8 एंड 9। तो यूनिवर्सल सेट में तो आएंगे ना सारे के साथ, यूनिवर्सल सेट तो पूरा सेट है, तो पूरे एलिमेंट ये भी इसी में आ रहे हैं, ये भी इसी में आ रहे हैं। बट अगर मुझे कैटेगराइज ये सेट को करना है तो ये सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो एक सर्कल के अंदर रखने पड़ेंगे, और जो इसके अंदर नहीं थे वो उसके अंदर हमने उसके बाहर लिख दिए, राइट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी एक सिंगल सर्कल को या सिंगल सेट को सर्कल या इसके डायग्रामेटिकल फॉर्म में, जिसको कहते हैं वेन डायग्राम, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी कि सेट्स पे हम क्या क्या ऑपरेशंस लगाएंगे। सबसे पहला ऑपरेशन जो होता है मेरे बच्चों, हमारे पास ऑपरेशन हमें यहाँ करना नहीं है, ऑपरेशन हमें, है ना, सीखना है कि सेट्स पे ऑपरेशन हम किस तरीके से कराते हैं, ठीक है। तो यूनियन सबसे पहला होता है मेरे बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन जैसे नाम से ही पता लगता है कि हम 2 लोग 4 लोग मिलकर एक कंप्लीट एक कोई पूरा ग्रुप बनाते हैं, उसे यूनियन कहते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सेट होंगे, कुछ सेट के कुछ एलिमेंट ले लिए 3-4, इधर दूसरा सेट था उसके एलिमेंट्स ले लिए, दोनों को मिला के मर्ज करके सिंगल एलिमेंट्स में या सिंगल सेट में उसके एलिमेंट्स सबके सब रख दिए गए, तो वो क्या बन जाता है, यूनियन बन जाती है, राइट। तो ऐसे ही सेट्स को कंबाइन करना है मेरे बच्चों। सेट ए एंड बी आर द 2 सेट्स, राइट। द union of the set A and B is the set of all those elements which is belongs to either to A or to B, यानी कि या तो A के अंदर हो और B के अंदर। तो A सेट और B सेट के सारे एलिमेंट्स को सिंपल क्या कर देना है, आपको मर्ज कर देना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यूनियन बन जाएगा, राइट। एंड इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B, यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए U का सिंबल होता है, एंड इट इज रीड एज A यूनियन B, ओके। एंड मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन फॉलोज एज A यूनियन B इज इक्वल्स टू x such that x A belongs to A, x belongs to A और x belongs to B, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेट के अंदर पाए जाएंगे, और दोनों सेट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, A यूनियन B, राइट। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि यूनिवर्सल के अंदर इतने एलिमेंट्स थे, A के अंदर एलिमेंट्स, B के अंदर एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा, तो इसमें A वाला पोर्शन भी सेट हो जाएगा, B वाला भी, उसका कॉमन पोर्शन भी सेट होगा, ठीक है।
तो एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे बच्चों कि लेट्स सपोज सेट ए हमारे पास दिया हुआ है मेरा ABC एंड द सेट B इज A, P एंड Q, राइट? एंड देन फाइंड A यूनियन B, आपको क्या निकालना हो? A यूनियन B एंड ऑल्सो द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम भी बताना है साथ के साथ आपको, और यूनियन का प्रोसेस भी समझाना है, ठीक? तो सबसे पहले ए सेट हमें दिया हुआ है मेरे बच्चों A, B, C एंड B सेट हमें दिया हुआ है A, P, Q, ठीक? तो आपको जब A यूनियन B निकालना होगा, A यूनियन B, तो सेट A और सेट B के दोनों एलिमेंट जितने भी लिखे हुए दोनों सेट्स के, वो सब आपको कंबाइन करके लिख देने हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है तो उस रिपीटेड एलिमेंट्स को दो बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिखना है, क्योंकि रिपीटेशन इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक? तो A को एक ही बार लिखना है, फिर B, फिर C और फिर P आ जाएगा, फिर साथ में Q आ जाएगा। अब बात आ रही है बच्चों के इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल बनाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों अगर इसके अंदर सर्कल कितने हैं, तो सॉरी इसके अंदर सेट्स कितने हैं? दो सेट हैं, तो दो ही सर्कल इसके अंदर बना दीजिए। बट दो सर्कल बनाते समय थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि उसका दोनों सर्कल का कुछ हिस्सा एक दूसरे के अंदर मर्ज करना चाहिए, कॉमन दिखना चाहिए, क्योंकि कॉमन दिखने से हमें ये पता लगेगा कि जो एलिमेंट कॉमन थे दोनों में, वो कॉमन एलिमेंट ये वाला और ये वाला, वो कहाँ पर आएगा मेरे बच्चों? बीच में आ जाएगा, यहाँ सबसे पहले, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो होता है ए सेट और बी सेट दोनों के कॉमन पोर्शन का हिस्सा है, ठीक? तो ये हमारा एक एलिमेंट ए आ गया। अब ए के अंदर बचा कौन सा एलिमेंट था? बी और सी, तो इसको आप बी और सी को यहाँ लिख लीजिए। फिर अगला हमारे पास क्या बच्चों? बी, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट है? पी और क्यू, और ये तो देखो इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर भी है, तो दोनों के अंदर आना ही आना है। बचा क्या? पी और क्यू, तो पी और क्यू को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए, राइट? अब बात कर रहा है कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर ए, बी, सी, पी, क्यू, आर और था मेरे बच्चों, तो आर और आप कहीं एक साइड में एक एलिमेंट और लिख दीजिए, क्योंकि इतने 5 एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स यहाँ लिख चुके हैं। बट इनमें से आर जो देखेंगे आप, तो ना तो वो ए सेट के अंदर है और ना वो बी सेट के, ना ए के अंदर ना बी के अंदर, तो इसलिए ए और बी के दोनों से बाहर रख देंगे उसको, राइट? और जब इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसका जो पोर्शन है यूनियन वाला पोर्शन जो होता है बच्चों, तो ये पूरा पोर्शन होता है, इसको आप क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। तो ए यूनियन बी में क्या आता है? ए सेट के एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट दोनों मर्ज करके सेट कर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं ए यूनियन, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों? जब किसी दो सेट के अंदर आप कॉमन एलिमेंट्स को किसी उठा के एक सेट के अंदर डाल देते हो, तो वो बन जाता है उसका इंटरसेक्शन। दो सेट के अंदर जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के आप किसी एक सेट के अंदर रख देंगे, तो बन जाता है उसका इंटरसेक्शन, ठीक है? तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि सेट ए एंड सेट बी आर द टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स व्हिच इज बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, दोनों के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स, ठीक है? एंड द एलिमेंट व्हिच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी, दोनों के अंदर कॉमन आते हैं, ठीक? और उसको डिनोट करते हैं बच्चों किससे? इंटरसेक्शन का साइन यूनियन का उल्टा अपोजिट हो जाता है, एंड इट इज रीड एज द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? ये तो बताई थी पहले बात। एंड मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन इट एज फॉलोज दैट ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए में, एंड साइन लगेगा तो x बिलोंग करेगा बी के अंदर, यानी कि दोनों के अंदर वो एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बीच में किसका सिंबल आएगा? एंड आएगा। और उधर क्या था यूनियन के केस में? याद करिए फटाफट से, यूनियन के केस में बच्चों और था, यूनियन के केस में आप क्या लगाएंगे? और लगाएंगे बीच में, या एंड आएगा, राइट? ठीक, आगे in the intersection of two sets can be represented by a Venn diagram by the shaded part of the shown in the figure। जो कि आपको shaded part आपको दिख रहा है वही इसका common part है, ये वाला, तो यही इसके shaded region में आ जाएगा, तो इसका intersection का common part था, इसलिए इसको shade कर दिया जाएगा, तो ये Venn diagram का representation form हो गया, राइट? इसके साथ साथ एक साइड एग्जाम्पल समझेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि इफ सेट A is equals to 1, 2, 3 and the set B is equals to 2, 3, 4, then find A union B। तो आपको सबसे पहले इसमें A सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, B सेट दिया हुआ है मेरे बच्चों 2, 3, 4, 5, और इसके अंदर हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए इसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बस उनको निकाल लीजिए। कॉमन एलिमेंट्स ये दो दिख रहे हैं मुझे, एक 2 ले लिया और ये 3 ले लिया, ये तो इसका आंसर हो गया। अब इसका वेन डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है मेरे बच्चों। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल, और उसके अंदर जितने सेट्स हैं उतने सर्कल बना दीजिए। 2 सेट है ना, 2 सर्कल, दोनों सर्कल में कुछ ना कुछ पोर्शन
एक दूसरे से मर्ज करता होगा। ठीक, दोनों के नाम दे देंगे, ए सेट है तो ए नाम, बी है तो बी, बी है तो बी, क्यू है तो क्यू। ठीक है, अब ए के अंदर और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या थे? कॉमन एलिमेंट्स थे 2 कॉमन है, तो 2 और ये 3, इस पोर्शन को आप लिख के शेड कर दोगे तो यही हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इंटरसेक्शन का पोर्शन। और साथ के साथ आपको बाकी के रिमेनिंग दिखाने या शेडेड पोर्शन से क्लियर हो जाता है कि ये इसका आंसर है। बाकी के रिमेनिंग आप फॉर्मेलिटी के लिए दिखा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ए सेट के अंदर 2 और 3 को हटा दिया, 1 बचा, तो ये 1 के अंदर इधर आ जाएगा, ये ए के अंदर 1 आ जाएगा। और बी सेट के अंदर क्या बचा बच्चों? 4 और 5, और 4,5 लिख दिया। यूनिवर्सल के अंदर ये यूनिवर्सल पूरा सेट होता है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स के अंदर आ चुके हैं। ये 6 7 8 नहीं रहा, तो इसको आप यहीं कहीं लिख दीजिए 6 7 8 अलग से। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्शन का कहाँ पता लगता है? शेडेड पोर्शन से पता लगता है। तो शेडेड पोर्शन हमारा ये वाला है, इससे हमारा रिप्रेजेंटेशन इसका पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट हमारा एक नया टाइप आ गया। अब आप बोलोगे सर ये पहले क्यों डिस्कस हुआ था? क्योंकि डिसजॉइंट सेट पहले डिस्कस क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके अंदर हमने पहले ऑपरेशंस नहीं पढ़े। ये ऑपरेशंस के व्यापार बनता है। ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं कि 2 सेट्स A and B are said to be disjoint sets if A intersection B equals to 5। अगर 2 सेट्स को आप बोलोगे क्या डिसजॉइंट, तो वो कब बोलोगे? जब उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब उन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। 2 लोग जिनके अंदर कोई भी एक भी सेम गुण नहीं मिलती है, तो उसका मतलब वो दोनों कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, जैसे कि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ वेन डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में दिखा रखा है, ये 2 सर्कल थे, दोनों अलग अलग है, इसमें कोई एक सिंगल कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, तो इसके अंदर कोई भी पोर्शन इसका शेड नहीं करेगा, इसके अंदर मैच नहीं करेगा, इसके अंदर मर्ज नहीं करेगा, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, लड़ाई हो जाती है एक तरीके से दोनों में, तो ये अलग अलग रहेंगे। ठीक है, आगे फॉर एग्जांपल सेट ए है 1, 2, 3 एंड द सेट बी इज 4, 5, 6। तो आप दोनों में कॉमन ढूंढेंगे तो क्या है मेरे बच्चों? 5। तो 2 सेट्स का अगर इंटरसेक्शन 5 आता है तो उसका जो सेट होता है बच्चों को दोनों सेट्स क्या बोले जाएंगे हमारे पास? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगला ऑपरेशन हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब जनरली बच्चे समझते हैं घटाना। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, घटाने से नहीं होता है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अब 2 सेट्स का अंतर हमें पता लगना है, तो कैसे पता लगाना है बच्चों? डिफरेंस ऑफ द सेट्स A and B in this order is the set of the elements which is belongs to the set A but not belongs to the set B। यानी कि अगर हमें A minus B निकालना है तो A minus B का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे एलिमेंट जो सेट A के अंदर हो बट B के अंदर ना हो, ऐसे ऐसे एलिमेंट जो A के अंदर हो बट वो एलिमेंट B के अंदर नहीं होंगे, तो उसको बोला जाएगा A minus B, यानी कि डिफरेंस ऑफ A minus B। A सेट का B सेट के साथ डिफरेंस, क्योंकि A minus B और B minus A दोनों में बातों में अंतर है, राइट। तो इसका जो सेट्स का इसका वेन डायग्राम फॉर्म होता है वो इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास एक सेट का हमने A बना दिया, ये B बना दिया। अब A minus B का मतलब होता है ऐसे ऐसे एलिमेंट जो केवल A के अंदर हैं बट B के अंदर उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कॉमन भी होंगे वो भी हट जाएंगे, B सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो सब हट जाएंगे, केवल A के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ओनली A के अंदर होंगे, B के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे बच्चों A minus B। आगे नोटेशन क्या है? A minus इट इज डिनोटेड बाय A minus B एंड इट इज रीड एज A minus B। ये तो जानते ही। मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन एज फॉलोज एज कि A minus B का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू A बट नॉट X बिलोंग्स टू B। X एक X एक एलिमेंट है जो A के अंदर है बट वो एलिमेंट B के अंदर नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, आगे इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट हम डिफरेंस। 2 तरीके से हो सकता है, दूसरा B minus A। B minus A का मतलब हो गया कि ऐसे एलिमेंट जो B सेट के अंदर है बट A सेट के अंदर नहीं है, उनको हम बोलते हैं B minus A। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जो है ना, और थोड़ा सा क्लियर करेंगे एग्जांपल से। तो ये आ गया 1, 2, 3, 4। दूसरा सेट ले लिया B 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आपसे पूछा कि A minus B निकालिए, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे एलिमेंट लिखे आएंगे इसके अंदर जो केवल A के अंदर है बट वो B के अंदर नहीं है। तो A के अंदर ऐसा एलिमेंट जो 1 है वो B के अंदर नहीं है, दूसरा एलिमेंट B है, 2 है जो B के अंदर नहीं है, 3 देखा तो इसमें कौन मिलेगा, ये नहीं आएगा, 4 देखा ये इसमें मिल गया तो ये नहीं आएगा, तो इसको बोलेंगे बच्चों हम A minus B। उसका उल्टा अगर हम B minus A निकालेंगे तो B minus A निकालने के लिए इस सेट में से इसके लिए माइनस करना है। तो अब हमें B के अंदर ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो केवल B के अंदर है बट A के अंदर नहीं है। तो वो 5 है, 6 है और 7 है। 5 है,
6 है और 7 है, ठीक। जिससे हमें पता लगता है दिस इज b माइनस ए, राइट। आगे नोटेशन वगैरह सब सिंपल है b माइनस ए का, है ना। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी उल्टा, उसका बस जस्ट उल्टा हो जाएगा, बट डायग्राम को देखना है, वेन डायग्राम को, तो वो इम्पोर्टेंट है कि अब ऐसा पोर्शन जो b के अंदर है केवल उसका a के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो यानी कि यहाँ अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँगा, वो पोर्शन b के अंदर तो है लेकिन वो a के अंदर भी है, तो ये वाला पोर्शन इस b माइनस ए में नहीं आएगा। केवल ऐसे एलिमेंट जो केवल b के अंदर है उसमें a का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम b माइनस ए। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बीच में ट्राइंगल के सिंबल से, ठीक है। ए और बी के बीच में ट्राइंगल लगा दिया। इसको निकालने का या सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है कि अभी हमने डिफरेंस निकाला था, a माइनस बी निकाला था और b माइनस ए निकाला था। तो a माइनस बी निकाल लिया जो आंसर आ रहा है, और फिर उसका b माइनस ए निकाल लिया जो आंसर आ रहा है। तो उन दोनों को आप आपस में दोनों को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए, a माइनस बी को और b माइनस ए दोनों को आपको क्या कर देना है, कंबाइन, यानी कि उसका यूनियन। और यूनियन करने के बाद जो हमारे पास सेट आएगा वो क्या क्या है बच्चों, 1, 2, 5, 6 एंड 7। इसे ही मेरे बच्चों बोलते हैं यहाँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या बोलेंगे बच्चों, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये बात यहाँ बताई गई थी कि ऐसे ऐसे एलिमेंट जो a माइनस बी के अंदर है, ऐसे एलिमेंट जो b माइनस ए के अंदर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं हम बीच में ट्राइंगल लगा के, है ना। मैंने एग्जांपल अभी पीछे ले लिया था, ठीक है। a माइनस बी करना है, b माइनस ए करना है और दोनों को आपस में कर देना, यूनियन कर देना है। तो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक। आगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट है ये मेरे बच्चों हमारे पास ऑपरेशन में से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। या कॉम्प्लीमेंट हमें क्या करना है, किस तरीके से निकालना है समझिएगा। लेट यू हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यूनिवर्सल सेट का होना, यानी किसी भी सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट दिया है तब उसका हम किसी एलिमेंट्स का या किसी सेट का उसका हम यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो वो निकलता है हमेशा किससे, यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल से कैसे निकलेगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू। ये जो होगा वो इसी यू का ही हिस्सा होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट का ही, है ना। तो देन the complement of set A is the set of all those elements of U which are not in the elements of A, है ना। ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल के अंदर हैं बट ए के अंदर ना हो। फॉर एग्जांपल कि हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, एक ए सेट ले लिया मैंने 2 3 4। इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के सिंबल दो होते हैं बच्चों, एक के ऊपर सी लगा के और एक के ऊपर डैश लगा के। तो जब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो u के अंदर है बट a के अंदर नहीं है, तो उसको हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि u माइनस ए निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको यूनिवर्सल में से घटा देना, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है b सेट को यूनिवर्सल में से घटा देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से घटा देंगे तो ऐसे एलिमेंट जो u में है बट a में नहीं है, तो वो 1 है एक ऐसा, 2 नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 तो a में है, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। तो ये मेरे बच्चों बन जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसको डिनोट करने के लिए हमने सिंबल समझ लिया है, साथ के साथ ये बात हमने मैथमेटिकली समझ ली है डेफिनेशन उसके आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर कि ये डैश का मतलब होता है u माइनस ए करना। वो एलिमेंट जो u के अंदर है बट वो a के अंदर नहीं है, बिलोंग्स टू का मतलब इसके अंदर है, डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब वो एलिमेंट इस a के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरे बच्चों क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, राइट। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, इसको एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, 1 2 3, यूनिवर्सल के अंदर इतने सारे हैं। तो आपको निकालना है a डैश। तो a डैश निकालने के लिए मेरे बच्चों वो एलिमेंट्स जो u में है बट a में नहीं है, तो u माइनस a कर देना है। तो u के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट जो 1 2 3 उसको हटा दीजिए बस, तो आ जाएगा 4 5 6 7 एंड 8। दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। उसका वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम जो हमें समझना था वो केवल क्या करना था, यूनिवर्सल के अंदर पूरा यूनिवर्सल का सर्कल हो गया, ए के जितने एलिमेंट हैं वो छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट सेट कर दिए जाएंगे। तो बस सिंपल सी भाषा में इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देंगे और रेक्टेंगल बनाने के बाद एक अंदर सर्कल बना देंगे और सर्कल बनेगा मेरे बच्चों, सर्कल ये बन गया।
अब सर्कल के अंदर जो डिनोट करने वाला हमारे पास सेट है वो ए सेट है, और ए सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, ये दे रखी है मैंने। ए के अलावा जो एलिमेंट कितने बचे हमारे पास 1 2 3 के अलावा बच्चों 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 ये बाहर आ गया। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंटेशन इसका अगर हमें समझना है तो इसमें हमें केवल वो वाला पोर्शन सेट कर देना है जो ए सेट का हिस्सा नहीं था, ये वाला, ठीक है, ये वाले पोर्शन को सेट कर देना है। ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल में थे बट ए के अंदर नहीं थे, ये यूनिवर्सल वाले सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए के अंदर नहीं होंगे, बस जैसे बोल देंगे बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, है ना, अगर हमने कॉम्प्लीमेंट समझ लिया है तो कॉम्प्लीमेंट्स के रिगार्डिंग इसकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है बच्चों कि ए का अगर यूनियन ए डैश के साथ किया जाए, ए डैश का मतलब क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है और ये के अंदर है वो वाले एलिमेंट, क्योंकि ये तो ए सेट है, दोनों को मर्ज कर दूंगा तो पूरा कंप्लीट यूनिवर्सल सेट हमारा बन जाएगा। इससे हमारे पास क्या प्राप्त होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए डैश से निकालेंगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा, उसको कहेंगे फाइव, इससे हमें जो मिलेगा वो एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट लॉ हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी है, पूरे पर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप उस कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यूनियन का साइन है तो उसको चेंज कर देंगे आप इंटरसेक्शन में, और अगर इंटरसेक्शन का साइन है तो उसको चेंज कर देंगे यूनियन में, ठीक। तो उसको एक तरीके से, है ना, कॉम्प्लीमेंट जो साइन होता है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड भी कह सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ आपको जो बीच का सिंबल होता है उसको इंटरचेंज करना होता है। अगर वो यूनियन का था तो उसको इंटरसेक्शन में बदल देना है, यूनियन से इंटरसेक्शन में, और अगर इंटरसेक्शन में होता है तो उसको यूनियन में बदल देना है। इंटरसेक्शन को बस साइन चेंज कर देना है बीच वाला, और जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का साइन है उसको अलग अलग सेपरेट कर देना है। तो ये हमारा कौन सा लॉ बन जाता है बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि एक बार कॉम्प्लीमेंट उसके अगेन कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक डैश उसके ऊपर एक और डैश। जब मुझे एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो ऐसे एलिमेंट आ गए जो ए के अंदर नहीं थे, फिर उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाला तो उसके अंदर फिर से वो एलिमेंट आ गए जो उसके अंदर भी नहीं थे, तो लौट के ए सेट हमारे पास इसका आंसर सेम मिल जाता है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो अगर मुझे किसी फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फाई का मतलब ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट उसी के अंदर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल में से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, फाइव नल सेट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास अगला टॉपिक कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट, यानी कि सेट्स के रिगार्डिंग हमारी क्या क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी। जबकि ये थोड़ा सीबीएसई ने इस टॉपिक को एनसीईआरटी से भी डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है बच्चों आगे एनडीए में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में थोड़ा काम आती है ना। तो प्रॉपर्टीज आज हम फिलहाल हम बस केवल फॉर्मूले बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर, साथ के साथ वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम समझाएंगे, है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं। कि सबसे पहला फॉर्मूला है एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम क्या होती है कि अगर हम ए यूनियन बी, दो सेट का यूनियन निकालना है तो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ए के अंदर और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, उनको सम कर दीजिए, उसमें से उसका इंटरसेक्शन माइनस कर दीजिए, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला है। सेकंड है ए यूनियन बी निकालना है, लेकिन वहां पर ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, 5। उस सेट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे 5, बताइए इसमें कितने एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट, तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 हो गई। इसको हटा दीजिए, हटाने के बाद ये रहेगा ना ए यूनियन बी, उस केस में ए सेट और बी सेट को ऐड करके मिल जाएगा। कब, जब एक सेट और दूसरा सेट एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे तब। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले है ना, एक दूसरे के थोड़े से इसी की स्पेशल केस भी कह सकते हैं इस पहले फॉर्मूले के। थर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों का यूनियन निकालना होगा। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर कितने हैं और सी के अंदर कितने हैं, तीनों के अंदर एलिमेंट्स कितना कर लिया हमने, कंबाइन कर लिया। और इसके अंदर से ए इंटरसेक्शन बी जो है बेटा वो उसके अंदर से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन, यानी कि तीनों का पेयर वाइज इंटरसेक्शन माइनस कर देना है, और तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन होगा एक साथ तीनों का, तो वो उसके अंदर प्लस कर देना, राइट। पहले ए का
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, फिर बी, फिर सी। पेयर वाइज दो दो का इंटरसेक्शन आपको माइनस करना है 3 जगहों पे, फिर तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन आएगा उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक, इसके बाद आता है कि ना तो ए और ना इधर बी, इसको हम हिंदी फॉर्म में, यानी कि अगर वर्ड फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन आता है वर्ड फॉर्म में, तो उसको कहते हैं नाइदर ए नॉर बी, ना ए के अंदर ना बी के अंदर। तो उसको निकालने का तरीका होता है कि आप इसमें यूनियन का सिंबल हटा के, है ना, यहाँ क्या लगा देते हैं इंटरसेक्शन, पूरे पर कंबाइन करके एक अभी हमने जो डी मॉर्गन लॉ समझा था उसमें ये समझा था कि दोनों पर अलग लगा हुआ तो यूनियन करके, है ना, उसका जो है पूरे पर कंबाइन करके हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। अगर सिंबल हमारे यूनियन का है तो इंटरसेक्शन बदल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब है यूनिवर्सल में से इसी चीज को इंटरसेक्शन को क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक, उसके बाद ना ए ना बी, है ना, नाइदर ए नॉर बी, इस तरीके से अगर यहाँ यूनिवर्स या यूनियन का साइन है या इंटरसेक्शन का है, तो इंटरसेक्शन के केस में क्या करना होगा बच्चों, वही चीज दोनों पर अलग हटाया, है ना, दोनों पर से कॉम्प्लीमेंट हटाया, पूरे पर लगाया, इंटरसेक्शन है तो किसमें बदल गया, यूनियन में। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस ए यूनियन बी को आपको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास ये 4th 5th वाला रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ द 6th इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ दीस सेट ए एंड बी, यानी कि केवल या तो ए के अंदर कितने हैं, ओनली ए, या ओनली बी के अंदर कितने हैं। ये निकालने का तरीका होता है ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट कंबाइन कर देने हैं, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट उसमें से माइनस कर देने, बट दो को नहीं करना, और ए माइनस बी निकालना या बी माइनस ए निकालना, फिर दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना। राइट, तीसरा तरीका ये भी है, ए यूनियन बी निकाल लो, उसमें से घटा दो ए इंटरसेक्शन बी, तो पता लग जाएगा। ठीक, 7th फॉर्मूला है हमारे पास, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली टू, यानी कि इन 3 सेट में से एग्जैक्टली 2 सेट्स की बात की जा रही है, एग्जैक्टली 2 सेट्स के बारे में आपको वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि 2 सेट्स के अंदर, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट चूज करने वाले बताइए एग्जैक्टली। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, राइट, ये तीनों का इंटरसेक्शन आपको क्या कर देना है इसमें प्लस, और उसमें से माइनस क्या कर देना है बच्चों, तीनों का इंटरसेक्शन ए बी और सी का इंटरसेक्शन 3 गुना करके इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है 3 टाइम्स कर देना है। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तीनों में से एक चाहिए होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी और सी तीनों को कंबाइन कर देंगे, इसमें से 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, 2 टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, और तीसरा ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों को एक एक करके माइनस करना है, 2 को नहीं करेंगे, और फिर 3 गुना इसमें क्या कर देना बच्चों, प्लस कर देना है। तो ये कुछ चुनिंदा फॉर्मूले थे जिनके बेसिस पे आपको वर्ड प्रॉब्लम समझनी है। ठीक है, तो आई होप आज जो लेक्चर हमने समझा है इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर जो आने वाला है बच्चों, उसमें हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, इसमें MCQs, केस बेस्ड एंड सब्जेक्टिव प्रॉब्लम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। राइट।